Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर 2 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में बात करेंगे. जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं. श्री रमेश, जो कि भारतीय नागरिक हैं, 1 जुलाई 2018 को प्रथम बार अमेरिका गए और 28 मार्च 2019 को वापस आ गए. कर्मधार वर्ष 2019-20 के लिए इनका निवास स्थान निर्धारित कीजिए. अब अगर हमें 20-21 के लिए कहा जाता है, यही नियम लागू होंगे. तो जैसे देखें कि अगर कर्मधार वर्ष 2019-20 का गत वर्ष की बात करें तो वो 2018-19 हुआ. इनमें उनके भारत में रहने के दिनों को जोड़ के देखिए. वो 1 जुलाई 2018 को भारत के बाहर गए, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई का पहला दिन 1 दिन. इसके बाद में उनके वापस आने के दिन है 28 मार्च. 28 मार्च से 31 मार्च, 28, 29, 30, 31, 4 दिन होते हैं. तो कुल मिला के वो 96 डेज भारत में रहे. चूंकि प्रश्न में 1 जुलाई 2018 से पूर्व की निवास की सूचना नहीं है, अतः रमेश का निवास भारत में मानते हुए उनके द्वारा आधारभूत शर्त द्वितीय और अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी मानी जाएगी, अतः वे साधारण निवासी हुए. इस प्रश्न का उत्तर साधारण निवासी हुआ. यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि प्रश्न में रमेश का अमेरिका जाना रोजगार हेतु लिखा हुआ होता तो हम कहते हैं उसे पहली शर्त 182 दिन भारत में रहना है या उससे अधिक भारत में रहना है, अतः इस दशा में वे भारत के अनिवासी होते. आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. श्री मार्शल, जो विदेशी नागरिक हैं, स्थायी रूप से भारत में रहने के लिए 1 दिसंबर 2018 को प्रथम बार भारत आते हैं. कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए उनकी निवास स्थिति का निर्धारण इस प्रकार होगा. वो 1 दिसंबर 2018 को पहली बार भारत आए. 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक दिनों की संख्या गिनते हैं. दिसंबर के 31 दिन, 1 तारीख को भी गिनना है, जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 दिन और मार्च के 31 दिन. कुल मिला के 181 दिन वो 121 दिन भारत में रहे. चूँकि वे गत वर्ष में पूर्व कभी भारत में नहीं रहे, अतः आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक पूरी नहीं होती, अतः वे अनिवासी कहलाएंगे. क्योंकि वो लास्ट ईयर पहली बार आए हैं, तो इस वजह से उनकी कोई भी शर्त पूरी नहीं होगी और वो अनिवासी माने जाएंगे. अगला प्रश्न हमारा है, हिंदू अविभाजित परिवार के निवासी होने की आधारभूत शर्त लिखिए. जैसा हम जानते हैं कि 2 स्थितियां होती हैं, निवासी अनिवासी. यदि गत वर्ष में हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबंध और नियंत्रण का कोई भी भाग, मतलब पूर्णतः या आंशिक भाग, भारत में स्थित हो तो उसे निवासी माना जाता है. हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों से अभिप्राय निजी एवं घरेलू कार्यों से नहीं होता. वे कार्य जिनसे कर योग्य आय प्राप्त होती है तथा जिनके करने से का कानूनी के अधिकार कानूनी तौर पर हिंदू अविभाजित परिवार को प्राप्त होता है. एक कंपनी भारत में कब निवासी मानी जाती है? वह भारतीय कंपनी हो, मतलब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्टर्ड हो, अथवा गत वर्ष में उस कंपनी का प्रभावी प्रबंध स्थान भारत में स्थित रहा हो. यहाँ आपको प्रभावी प्रबंध की परिभाषा भी अच्छे से देख लेनी चाहिए. ऐसी आयों के उदाहरण दीजिए जो भारत में उपार्जित और उदय मानी जाती है, मतलब भारत से अर्जित की गई हो या भारत से उदय हुई हो. भारत में किसी व्यापारिक संबंध से उपार्जित आय, भारत में किसी संपत्ति से आय, भारत में स्थित पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ. एक अनिवासी करदाता की कुल आय के क्षेत्र को समझाइए. तो हम कुछ ऐसे कहेंगे, एक अनिवासी की कुल आय में निम्नलिखित आय शामिल की जाती है, मतलब उसे कब कब टैक्स देना होगा, भारत में कब टैक्स देना होता है. पहला पॉइंट, गत वर्ष में करदाता या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय पर अनिवासी को भारत में कर देना होता है. गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली समस्त आय पर अनिवासी को भारत में कर देना होता है. सुशील के नियोक्ता ने, जो भारत में ही है, सुशील को प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजा.
वह 4 जून 2018 को भारत से जर्मनी चला गया। 8 अप्रैल 2019 को भारत वापस आ गया। कर्ण निधान वर्ष 1920 के लिए निवासी स्थिति क्या होगी? या मान लीजिए कि वह इससे पूर्व भारत के बाहर कभी नहीं गया। गत वर्ष में सुशील के भारत में रहने के दिनों की संख्या अगर हम गिने तो, क्योंकि वो 4 जून को गया, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 4 दिन, कुल मिला के 65 दिन। और इससे पूर्व क्योंकि भारत के बाहर कभी नहीं गया था, तो गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन पूरे हो जाएंगे। और उसके साथ ही दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भारत के बाहर कभी नहीं गए, अतः उनका निवास स्थान निवासी एवं साधारण निवासी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या एक कंपनी भारत में असाधारण निवासी हो सकती है? तो उसका जवाब यह है कि कंपनी की दशा में असाधारण निवासी साधारण निवासी जैसी दशा होती ही नहीं है। कंपनी केवल निवासी और अनिवासी हो सकती है। व्यष्टि को निवासी होने के लिए किसी एक आधारभूत शर्त का वर्णन कीजिए। प्रथम शर्त, जैसे हम देखते हैं, यदि वह व्यष्टि गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, यह आवश्यक नहीं है कि वह इस अवधि के लिए भारत में लगातार रहे। जब वह चाहे, जितनी बार चाहे, विदेश जा सकता है। इसके लिए गत वर्ष में भारत में रहने की कुल अवधि का योग मालूम कर लिया जाएगा और वह 182 दिन से कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह उस अवधि में भारत में एक ही स्थान पर रहे, भारत के किसी भी कोने में वो रह सकता है। अगला प्रश्न है, जेड लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है के प्रबंध संचालक मंडल में 7 सदस्य हैं जो सभी भारत में अनिवासी हैं। इस कंपनी के सभी अंशधारी विदेशी नागरिक हैं और भारत में अनिवासी हैं। इस कंपनी के व्यापार का प्रभावी प्रबंध भी भारत के बाहर के किसी स्थान से किया जाता है। कर्ण निधान वर्ष 2019-20 के लिए इस कंपनी का निवास स्थान क्या होगा? क्योंकि कंपनी भारत में पंजीकृत एवं भारतीय कंपनी है, अतः उसका स्थान होगा निवासी मानी जाएगी। कोई व्यष्टि भारतीय मूल का कब कहलाता है? यदि कोई व्यष्टि स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, उस व्यष्टि को भारतीय मूल का कहा जाता है। एक फर्म अनिवासी कब होती है? यदि फर्म का संपूर्ण प्रबंध और नियंत्रण भारत के बाहर है तो उसे भारत में अनिवासी माना जाता है। तो ये थे आज के लिए कुछ 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के लिए, निवास स्थिति एवं कर भार हेतु। थैंक यू।